ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कैमरा प्रोजेक्शन एंड मॉडल्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कैमरा प्रोजेक्शन क्या होता है? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम बात ही लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है पिक्सेल्स की बातें कर रहे थे, पिक्चर की बातें कर रहे थे, पिक्चर के साइज़ की, फोकस की, इन चीज़ों की बातें कर रहे थे। सो कैमरा प्रोजेक्शन क्या होता है? कैमरा प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली लेंस की बातें, एक्सिस की बातें आ जाती हैं, जिस बेस के ऊपर कैमरा काम करता है। नॉर्मली हम देखें कि जब भी कोई पिक्चर हम या आंख से हम जब देख रहे होते हैं, कैमरे के ऊपर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एक आंख किस तरह से दिखती है। अगर जब हम आंख से देख रहे होते हैं तो स्ट्रेट देखने के लिए और उसको अपने रेटिना को घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसको या तो एक्स एक्सिस में मूव करना पड़ता है या वाई एक्सिस में मूव करना पड़ता है। हमें अप डाउन राइट लेफ्ट ये तमाम एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो तब जाके हमें कोई चीज़ जो है वो नज़र आती है या उस चीज़ का फोकस हमारी आई के ऊपर बन रहा होता है। सो कैमरा प्रोजेक्शन भी इसी तरह आंख को देखते हुए बनाया गया है। कैमरा प्रोजेक्शन के अंदर होता क्या है कि इसी तरह से जिस तरह से एक आई या रेटिना या आई बॉल हमारा जिस तरह से चीज़ों को फोकस करके उस चीज़ों के अक्स को हमारे दिमाग को दिखाता है, उसी तरह से कैमरा एक मशीन भी उसी तरह से चीज़ों को फोकस करके उन चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके उन चीज़ों को व्यू के फॉर्म में लेकर आता है। सो कैमरा प्रोजेक्शन एंड मॉडल की थोड़ी सी हम हायरार्की को देखते चलें तो हायरार्की ऑफ कैमरास को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जब भी कैमरा किसी चीज़ को फोकस कर रहा होता है तो कोई ना कोई उसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, कोई ना कोई, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जिसने काम करना है या जिसके ऊपर काम होना है तो उसका कोई ना कोई ओरिजिनेशन पॉइंट होगा। इन शॉर्ट वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स, ओरिजिनेशन पॉइंट हमारे पास वो होता है जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से तो हमारे पास काम शुरू होगा। जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो हमारा फोकस सेंटर से होता है, सेंटर, और उसके बाद जो बाकी भी साइड वाली जगह होती है वो उसके एक्सिस बन जाते हैं, कॉर्नर्स बन जाते हैं, एजेस बन जाते हैं। सो ओरिजिनेशन पॉइंट हमारा वो जो है वो कैमरा के अंदर आ जाता है। फिर और वो किधर होता है? सेंटर के अंदर। ओरिजिनेशन किधर होता है? जब भी आप कैमरा ओपन करोगे मोबाइल के अंदर भी तो आपको सेंटर में डॉट आना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? वो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। उसके तमाम जो बाकी उसके इतराफ है या बाकी उसके जो साइड्स हैं वो क्या है? वो उसके बिहाफ के ऊपर लेवल बनाएगा उस सेंटर के मुताबिक, और बाकी साइड वाली जितनी भी उसकी साइड्स आ रही हैं उनका फिर लेवल बनाता रहता है। इसकी सिंपल मिसाल जब हम अपने फेस रिकग्निशन को देखते हैं ना, फेस रिकग्निशन के अंदर भी जो हमारे नाक होता है, नाक से लेकर राइट हमारा जितना भी कानों तक जा रहा होता है डिस्टेंस, और लेफ्ट नाक की लेफ्ट साइड से लेकर दूसरे कान की लेफ्ट कान की तक जितना भी हमारे पास डिस्टेंस आ रहा होता है, इस तरह से हम पैटर्न को या फेस को रिकग्नाइज करते हैं। जो हमारे फेस लॉक वगैरह लगते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर इसी तरह से हमारे फेस को जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसकी डिवीजन करने के बाद इस तरह से उसको जो है वो फोकस करवा रहे होते हैं। तो मींस ये क्या है कि हम सेंटर पॉइंट जो है ना उसका बनाते हैं, मींस ओरिजिनेशन पॉइंट उसका कोई ना कोई होता है। देन हमारे पास हायरार्की को देखें तो हायरार्की के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन काम कर रहा होगा। फंक्शन काम करने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई चीज़ एक्टिव होगी तो तब काम होगा। मींस कुछ ना कुछ हमारे पास होगा तो उसके ऊपर काम होगा। मींस फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई एक्स एक्सिस काम कर रहे होंगे, कोई वाई एक्सिस काम कर रहा होगा, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। पर्सपेक्टिव कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हमारे पास काम कर रहा हो। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है वीक पर्सपेक्टिव। वीक पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारे पास फोकस क्लियर नहीं है। जैसे हम जूम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाती हैं। मीन वीक पर्सपेक्टिव बन रहा होता है, जो चीज़ें कोऑर्डिनेट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। उसी के बरक्स हमारे पास ऑर्थोग्राफिक होता है। ऑर्थोग्राफिक क्या होती है? ऑर्थो के अंदर हमारे पास जितना भी काम हो रहा होता है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, फंक्शन के ऊपर नहीं हो रहा होता, बल्कि जस्ट और जस्ट कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हो रहा होता है। मीन्स कोई ना कोई एक एक्सिस होगा जिसके ऊपर काम हो रहा होता है।
पर्सपेक्टिव और वीक पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे पास लाजमी था कि कोई ना कोई फंक्शन होगा जो विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स काम करेगा। यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि एक्स और वाई एक्सिस हो सकते हैं, वो होंगे, बाकी हमारे पास फंक्शन इसके अंदर होना लाजमी नहीं होता। इसी तरह चौथी मिसाल हमारे पास है पैरा पर्सपेक्टिव की। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पैरा पर्सपेक्टिव बता ही नाम से रहा है कि हमारे पास कोई ना कोई उसके अंदर लेवल्स आ जाएंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे जो हमारे पास कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर हमें लेकर जाएंगे। मींस कोई या तो मैक्सिमम लेवल तक ले जाएगा या मिनिमम लेवल तक ले जाएगा। अगर आप डायग्राम को देखो तो डायग्राम के अंदर हमारे पास जो पैरा पर्सपेक्टिव है लास्ट के ऊपर, पैरा पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे पास काम ये हो रहा है कि जो हमें या तो किसी लेवल के ऊपर लेके जा रहा है, लो ऑर्डर के ऊपर ले जाएगा या मैक्सिमम प्लेन के ऊपर ले जाएगा। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद कि चीज़ को किसी ना किसी जो है वो ऑर्डरिंग के ऊपर आपको डिस्टिंग्विश करवाना होता है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कैमरा प्रोजेक्शन की, उसमें पर्सपेक्टिव आ जाता है या ऑर्थोग्राफिक आ जाता है। पर्सपेक्टिव में अगेन हमारे पास कि अभी इस डायग्राम के अंदर आप देखो कि पर्सपेक्टिव क्या है, एक इमेज हमारे पास गिवन है, उसी चीज़ को हमारे पास स्ट्रेट में मीन देखने से क्या चीज़ हमें मिल रहा है, क्या विजन मिल रहा है, क्या हमारे दिमाग में मैसेज आ रहा है, वो तमाम हमारा पर्सपेक्टिव है। ऑर्थोग्राफिक है, ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप देखो तो आपको पैरेलल में चीज़ें नज़र आ रही हैं, मीन्स बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है और साथ में आपको चेयर भी क्लियरली नज़र आ रही है, कंप्लीट चेयर का कॉर्नर भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर पर्सपेक्टिव के अंदर आपको चेयर का अपर कॉर्नर अगर गौर करो तो वो नहीं नज़र आ रहा। ऑर्थोग्राफिक के अंदर पैरेलल में आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मीन्स एक कंप्लीट चेयर जो है वो आपको नज़र आ रही है, जो जितने भी उसके एंगल हैं या जितने भी उसके प्रोजेक्शंस हैं वो तमाम आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको पिछली जो है इमेज भी नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम एनिमल आई को देखें, एनिमल आई के अंदर हमारे पास क्या है कि एनिमल आई के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह कॉर्निया तो होना लाजमी है, उसके अंदर एक्सिस भी लाजमी होते हैं, बट हमारे पास उसके अंदर फोकस जो होता है ना, एनिमल आई के अंदर फोकस की जो है ना वो कमी होती है, फोकस इतना क्लियर नहीं होता जो कि हमारे पास जो है ना चीज़ों को ज़्यादा दूर तक जो है फोकस कर सके। ह्यूमन आई क्या करती है, जैसे आप लेंस वगैरह भी लगा लेते हो, जिन लोगों की नज़र वीक होती है वो क्या करते हैं, ग्लासेस लगा लेते हैं। जानवरों के अंदर जितनी भी ये चीज़ें हैं वो उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं कि उनके लेंस या फोकस को हम जो है वो रिपेयर कर सकें या उनको कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट वे कर सकें। वजह क्या होती है? क्योंकि उनका फोकस या जो आई बॉल होता है वो इतना जो है वो जिसको हम कह दें सिंपल वर्ड्स में कि हेल्दी नहीं होता, जो कि आप जैसे ह्यूमन आई दे सकती है उस तरह से एनिमल की आई जो है वो देख सके। इसके बरक्स हमारे पास एक फोटोग्राफिक कैमरा है। फोटोग्राफिक कैमरा करता क्या है? फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर भी आपके पास लेंस लगे होते हैं, लेंस लगा होता है। लेंस मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई, जब भी आप देखिए फोटोग्राफी करने लगते हैं तो पीछे कोई ना कोई प्लेन जो है ना वो कपड़ा वगैरह लगा लेते हैं या कोई अम्ब्रेला लगा लेते हैं। वजह क्या होती है? वजह सिर्फ एक ये होती है कि उसका फोकस ठीक से बनाया जा सके। जब भी उस तरह करते हैं तो उससे जो बैक से जो आपकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है उस चीज़ को जो है वो कम किया जा रहा होता है। मीन्स इल्यूमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए और फोकस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास किया क्या जा रहा होता है कि आप कोई ना कोई स्क्रीन बैकएंड के ऊपर यूज़ कर रहे होते हो या आप कोई ना कोई ऐसा कपड़ा यूज़ कर लेते हो जो कि आपके इल्यूमिनेशन को या आपके कलर्स को या लाइट इफेक्ट्स को डिस्टॉर्शन की तरफ नहीं लेके जाता। लास्ट के ऊपर हमारे पास है पिन होल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पिन होल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है हमारे पास? अक्सर कैमरास के अंदर अभी लेटेस्ट हमारे पास जितने भी कैमरास आ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आ रही है, वो क्या करता है कि आपके पास
फोकस सिर्फ एक चीज के ऊपर करवा के बाकी तमाम जो इमेज के पार्ट्स हैं उन तमाम को आपके पास क्या कर देता है, डल कर देता है, डिम कर देता है या ब्लर कर देता है। लेटेस्ट आपके फोन्स के अंदर भी यही ऑप्शन आ चुकी है, जो आपके पास करता क्या है कि आप जिस चीज को फोकस करना चाह रहे हो, जिस चीज के ऊपर प्रोजेक्शन लाना चाह रहे हो, उस चीज को सिर्फ फोकस में ले आते हो, उस चीज के ऊपर पिन होल बना देते हो और बाकी सबको क्या करते हो, बाकी सबको डिम, डल या उसके ऊपर ब्लर। सो अगेन हमारे पास पिन होल के अंदर कि हम जिस चीज को फोकस करवाना होता है उस चीज के ऊपर जो है वो पिन होल बना देते हैं और बाकी सबको डिम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिन होल कैमरा मॉडल आ जाता है। पिन होल कैमरा मॉडल अगेन 3D के ऊपर काम करता है। 3D के ऊपर क्यों काम करता है? एक सबसे बड़ी वजह पिन होल कैमरा की कि फोकस, हमने जब बात की थी शुरू के अंदर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि जब आंख कैसे देखती है, आंख देखती है राइट, लेफ्ट, अप, डाउन और स्ट्रेट। अब ये तमाम जगहों पर देखने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमारी आंख का जो रेटिना या आई बॉल है वो जो मूव करता है तो वो कितनी डायमेंशन में मूव कर रहा है, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट। ये तमाम अगर हम इनके एक्शंस को देखें या इसके कोऑर्डिनेट्स को देखें तो हमारे पास 3 डायमेंशंस बन जाती हैं, जो कि हमारे पास एक्स, वाई और जी एक्सिस बन जाते हैं। इसकी इजी एग्जांपल आपके घरों में या आप अभी जिस रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर आपका कोई भी कॉर्नर, वॉल का कॉर्नर है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो तो आपको नजर आएगा कि आपके कोई ना कोई एक्सिस बन रहे हैं। वो दीवार का जो कोना है उसके राइट साइड पे भी आपके पास एक एक्सिस बन रहा है, एक लेफ्ट पे भी बन रहा है और एक नीचे आपके फर्श के ऊपर भी बन रहा है। तो कितनी डायमेंशन होगी हमारे पास? 3 डायमेंशन, एक्स, वाई एंड जी एक्सिस हमारे पास तीनों बन रहे हैं। अगर आप उस कोने को जो है वो फॉर्मुलाइज कर लो, ये आपके पास पिक्चर के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक्स, वाई और जी एक्सिस किस तरह से बन रहे हैं कि एक हमारे पास ग्राउंड के ऊपर, एक हमारे पास वाई स्ट्रेट जो हमारे पास वर्टिकल के ऊपर है और तीसरा जी एक्सिस है जो हमारे पास हवा के ऊपर आ जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं अक्सर। सो जो पिन होल कैमरा मॉडल है वो हमारे पास इन्हीं जो है वो 3 एक्सिस के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद जो है वो सारा काम इसके अंदर हो रहा होता है। कैमरा की अगर एनाटॉमी को देखा जाए, कैमरा की एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? कैमरा की एनाटॉमी है कि बेसिकली कैमरा किन चीज़ों के ऊपर काम करता है या क्या उसके अंदर फंक्शंस आ रहे होते हैं। तो मींस एक तो कैमरा का सेंटर होगा जिसको हम ओरिजिनेशन पॉइंट बोलते हैं। देन कॉलम पॉइंट्स होते हैं। कॉलम पॉइंट्स क्या है कि कोई ना कोई एक्सिस आ जाएंगे। फिर अगेन हम जब बात करते हैं कॉलम तो मीन हमारे पास जब वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस भी है, जी एक्सिस भी है, तो कोई ना कोई हमारे पास पॉइंट्स आ रहे होंगे, दैट इज कॉलम पॉइंट्स। प्रिंसिपल प्लेन क्या है? प्रिंसिपल प्लेन हमारे पास ये होता है, लास्ट फिगर के अंदर हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम जी एक्सिस के ऊपर बना रहे होते हैं। पूरी की पूरी एक इमेज के अंदर जो प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। मींस जब भी आप कोई पिक्चर बना रहे होगे उसका कोई ना कोई आपके पास मकसद होगा उस पिक्चर को बनाने का, या उस पिक्चर के अंदर कोई ना कोई चीज़ आपने फोकस करवानी होगी जिस चीज़ के ऊपर वो जो है ना पिक्चर फोकस करवानी होगी, मींस प्रिंसिपल प्लेन है। एक्सिस प्लेन क्या है? एक्सिस प्लेन अभी हम लास्ट देख के आए थे, एक्स, वाई, जी एक्सिस हमारे पास आ रहे हैं। सो वो क्या है? हमारे पास टोटली एक्सिस प्लेन कहलाते हैं। प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल पॉइंट, अब मैंने अगर एक्स एक्सिस पे काम करना है तो वो मेरा प्रिंसिपल पॉइंट बन जाएगा, अगर मुझे जी एक्सिस के ऊपर काम करना है तो वो मेरा जो है प्रिंसिपल पॉइंट बन जाएगा। मीन जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर, कोऑर्डिनेट में से जिस पॉइंट के ऊपर मुझे काम करना है वो मेरा प्रिंसिपल पॉइंट बन जाएगा। और प्रिंसिपल रे क्या होती है? प्रिंसिपल रे ये होती है कि हमने अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर काम कर रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर काम करते करते मुझे काम करना पड़ गया साथ में वाई एक्सिस को लेकर, विद रिस्पेक्ट टू वाई काम करना पड़ गया, तो मेरा एक्स एक्सिस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रे क्या होगी? वाई एक्सिस जो है वो काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल रे क्या कहती है कि आपका जो एक एक्सिस है वो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर कोऑर्डिनेट, सम अदर एक्सिस जो है वो बिहेव कर रहा होता है या काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर हमारे पास क्या है जी? इमेज पॉइंट करॉस्पॉन्डिंग टू एक्स, वाई, जी डायरेक्शंस। तो डेफिनेटली हमें लास्ट पे ये हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट होता है, प्रिंसिपल पॉइंट के अंदर आ क्या जाता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक्स, वाई, जी डायरेक्शंस आ जाती हैं और चौथी चीज़ जो आ जाती है वो हमारा ओरिजिनेशन होता है। सो कॉलम वेक्टर होता क्या है
कि हमारे पास जस्ट एंड जस्ट कॉलम होंगे, रोज नहीं होगी। कॉलम वेक्टर इन्हीं चीज़ों का नाम है कि हमारे पास कॉलम होगा, रो नहीं होगी। जस्ट और जस्ट जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स के अंदर से जो वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जी एक्सिस की और रीजन की, वो तमाम वैल्यूज़ हम जो है वो कॉलम के अंदर रख देंगे, बाकी तमाम चीज़ें हम जो है वो इग्नोर करेंगे। इसी के मुकाबले में रो वेक्टर होता है। रो वेक्टर क्या कहता है? अभी रो वेक्टर के अंदर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स की बजाय जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं, एक्स वाई और दूसरा ओरिजिनेशन। मींस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं और तीसरा हमारे पास ओरिजिन होता है। लास्ट के अंदर अगर आप देखो कि लास्ट के अंदर हमारे पास 4 क्यों थे? क्योंकि हमारे पास एक ओरिजिनेशन था और बाकी हमारे पास जो एक्स वाई जी एक्सिस थे। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक्स वाई एक्सिस काम करते हैं। एक्स वाई एक्सिस रो वेक्टर के अंदर एक्स वाई एक्सिस काम करते हैं और दूसरा हमारे पास एक ओरिजिनेशन पॉइंट होता है कोई ना कोई। नोट क्या लिखा हुआ है? p पावर 1 और p स्केयर डिपेंडेंट ऑन इमेज रीपैरामीटराइजेशन। रीपैरामीटराइजेशन क्या होती है कि हमारे पास p1 और जो p2 है, P2 वगैरह की रीपैरामीटराइजेशन क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमें मैथ के अंदर आप ट्रांसपोज लेते थे। ट्रांसपोज क्या होता था कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रोज के अंदर कन्वर्ट कर दो। मीन चेंजेस द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, वो क्या होता था? ट्रांसपोज होता था। तो ये क्या होती है कि हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन इसको हम बोलते हैं कि हम अगर रोज को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज के अंदर कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन हो जाती है। उससे क्या होगा? वैल्यूज चेंज होने की हो जाती हैं। अगर कॉलम है, कॉलम को रो बना रहे हैं तो कॉलम की वैल्यूज हो सकता है डिफरेंट हो, और जब वो रो बनेगी तो उस रो के अंदर जो वैल्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट हो चुकी होंगी। सो कैमरे के सेंटर को अगर देखें, नल स्पेस कैमरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स 3 प्लेन इंटरसेक्शन PC इज इक्वल टू 0। अब किस तरह से नल स्पेस कैमरा प्रोजेक्शन? अब जब कैमरा का जो सेंटर होता है, जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है? कि जिधर से हमने काम स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसकी मिसाल जैसे अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है, तो जहां से आपने स्टार्ट करना है वो पॉइंट पे तो आपका डिस्टेंस अभी ट्रेवल नहीं हुआ, वहां तो 0 है अभी। वहां से तो भी आपने काम शुरू करना है, जब मूवमेंट होगी तब आपका डिस्टेंस जो है वो मेजर होना शुरू हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट के अंदर हमारे पास 3 पीस काम करते हैं। 3 पीस कौन से काम करते हैं? या तो हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होगा और तीसरा हमारे पास जी एक्सिस होगा, या जी एक्सिस की बजाय कोई ओरिजिनेशन पॉइंट होगा। जब भी हम इस प्रिंसिपल पॉइंट की बात करते हैं तो मीन्स हमारे पास 3 पीस मिलके काम कर रहे होते हैं और 3 पीस की वजह से हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल पॉइंट जो है ना एक्शन में आता है। अगर हम 3 एक्स वाई और जी एक्सिस की बात करें, एक्स वाई जी एक्सिस में से अगर हमें 3 डायमेंशंस की बात करनी है, 3D कोई पिक्चर बनानी है, तो 3D पिक्चर बनाने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स को जो है वो मेजर करना पड़ेगा। उसकी बेस के ऊपर मेरी जो है वो पीस जो है वो काम करेंगे। अगर कोई एक भी एक्सिस उसके अंदर से का जो है वो इनएक्टिव होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? तो मेरी इमेज जो है वो 3D नहीं रहेगी, इमेज मेरी 2D के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। और 2D इमेज का मतलब क्या है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसके अंदर काम करें। 3 डायमेंशन कहने का मकसद ये है, जो अगर आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो, प्रिंसिपल पॉइंट के अंदर ये जो इमेज बनी हुई है, इसके कॉर्नर्स अगर आप देखो तो वो क्लियरली बता रहा है कि हमारे पास पिक्चर जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर है। मीन 3D है क्योंकि उसका फोकस वो थोड़ा सा टेढ़ा सा है। देन कैमरा मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन। कैमरा मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन अभी हम रो और कॉलम वेक्टर को पढ़ के आए हैं। तो उसके अंदर क्या था कि हमारे पास जब रो को पढ़े थे तो रो के अंदर हमने ट्रांसपोजिशन की बात की थी, या हमने बात की थी रीपैरामीटराइजेशन की। सो रो वेक्टर के अंदर हमारे पास ट्रांसपोज क्यों लिया गया था?
ट्रांसपोज इसलिए से लिया गया था कि हमारे पास हो सकता है, क्योंकि हम मोस्टली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कॉलम के अंदर काम करते हैं। अब कॉलम के अंदर काम करते हैं तो अगर हमारे पास रो आ चुकी है, ट्रांसपोज लेने से वो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम के अंदर। अगर वो सिंगल रो थी, रो वेक्टर था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर के, वो कॉलम के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर काम कॉलम के अंदर करते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली कैमरा मैट्रिक की डिकम्पोजिशन है कि अगर हमारे पास रो वेक्टर आ भी जाए तो हम उसको क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने का मकसद क्या होता है, जैसे हम एक पिक्चर है, हमें उसको बनाना था एक्स एक्सिस के ऊपर या पोर्ट्रेट फॉर्म के अंदर, तो लेकिन हमने बना ली उसको लैंडस्केप के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जब उसको चेंज करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा, मतलब रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कैमरा मैट्रिक डिकम्पोजिशन के बाद अदर कैमराज है, उसके अंदर लाइन कैमराज आ जाते हैं, पुश ब्रूम कैमराज आ जाते हैं। पुश ब्रूम कैमरा के अंदर हमारे पास एक जो फिनोमिना काम करता है जो कि बाकी कैमराज के अंदर नहीं होता, वो होता है लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन क्या होता है कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि आपकी जो जितनी भी लाइंस होती हैं वो कंसीडर जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं की जा रही होती। क्यों? क्योंकि आपका जो कैमरा होता है वो प्रोजेक्शन के अंदर होता है। प्रोजेक्शन का काम ये होता है कि हमारे पास जो लाइन ऑफ मोशन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं होगी, वो एज अ मूवमेंट के अंदर जो है ना वो शो होगी। जैसे एनिमेशन हम करते हैं, एनिमेशन में होते ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो क्या मूविंग फॉर्म के अंदर होते हैं। हमें ऐसे लग रहा होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, हालांकि वो होते मूवमेंट फॉर्म के अंदर नहीं होते, जस्ट उनके अंदर एक्शंस परफॉर्म हो रहा होता है और बेसिकली उसके अंदर लाइन ऑफ मोशन का ही एक्शन होता है जो हमारे पास काम कर रहा होता है। इसी के बरक्स हमारे पास लाइन कैमराज काम कर रहे होते हैं। लाइन कैमराज क्या कहते हैं, नल स्पेस पीसी इज इक्वल टू 0 यील्ड्स कैमरा सेंटर आल्सो डीकम्पोजिशन। मींस आपके पास जितनी भी डीकम्पोजिशन हो रही है वो कैमरा के सेंटर से होगी। कैमरा के सेंटर से होने का मतलब क्या है कि आप जितने भी अपनी इमेज के पार्ट्स करोगे वो कहाँ से करोगे। अगर उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना भी है तो आप उसके लिए उसको सेंटर से जो है वो डिवीजन करना शुरू करोगे और उसके जो है वो पार्ट्स बना लोगे। पुश ब्रूम के अंदर क्या था, स्ट्रेट लाइंस आर नॉट मैप्ड टू स्ट्रेट लाइंस। इवन स्ट्रेट लाइन को भी हम जो है वो स्ट्रेट लाइन में मैप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने बात की कि लाइन ऑफ मोशन उसके अंदर होता है। लाइन ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते थे कि आपकी जो वेव फॉर्म होती है वो कैसे होती है कि अप डाउन आपके पास कहीं ना कहीं कर्व्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मोशन की बात आएगी तो मीन रोटेशन की बात आएगी। रोटेशन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन कभी भी वो चीज नहीं हो सकती। लाइन कैमरा बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगी इसके अंदर लाजमी। 3D विजन प्रॉब्लम क्या है? 3D विजन को समझने के लिए सबसे जो मेन चीज हमारी आ जाती है उसके अंदर प्रोजेक्शन की इक्वेशन आ जाती है कि आपके पास जो 3D विजन आता है उसके अंदर जो सबसे मेन चीज है वो है इक्वेशन। प्रोजेक्शन इक्वेशन कैसे बनेगी? क्योंकि आपके पास तीन एक्सिस काम कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जी। सो 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास लाजमी क्या होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होना चाहिए। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स होगा तो आप 3D विजन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि 3D विजन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो पहली चीज आपके पास प्रोजेक्शन इक्वेशन होनी चाहिए कोई ना कोई 3D विजन के लिए। फिर उसके लिए रीसेक्शनिंग मींस उन तमाम जो पार्ट्स हैं, जितनी भी इक्वेशंस के अंदर से सॉल्यूशंस आए हैं, तो उसको क्या किया जाए, उसको ज्वाइन किया जाए, रीसेक्शन की जाए और उसके अंदर फिर क्या किया जाए, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स उसका बनाया जाए जिसकी बेस के ऊपर आप तमाम चीज़ों को 3D पॉइंट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। एस्टिमेटिंग कैमरा मैट्रिक्स क्या है? एस्टिमेटिंग कैमरा मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है गिवन अ नंबर ऑफ क्रॉसपॉन्डेंसेस बिटवीन 3D पॉइंट्स एंड देयर 2D इमेज प्रोजेक्शन x of I belongs to x of I. We would like to determine the camera projection matrix P such that x of I is equal to px of I for all I. अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है एस्टिमेशन कैमरा मैट्रिक्स के अंदर? एस्टिमेशन कैमरा मैट्रिक्स बता ये रहा है कि अगर आपके पास
3D पॉइंट्स दिए गए हों और उसके मुकाबले में आपके पास 2D इमेज प्रोजेक्शन दी गई हो, तो हम उन दोनों को क्या बराबर कह सकते हैं? तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसकी प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करके तब हम बता सकते हैं। विदाउट कैलकुलेशन हम ये नहीं बता सकते, इसीलिए हमने लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है x ऑफ i इज इक्वल टू p x ऑफ i। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्शन होगी, ज़रूर प्रोजेक्शन होगी, जिसकी बेस के ऊपर डिटर्मिनेशन होगी कि हमारे पास जो जितना भी वेरिएबल्स, x कोई भी वेरिएबल हो सकता है और i क्या है, i उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट्स है। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? x ऑफ i के अंदर हमने कहा 2D इमेज है, तो x ऑफ i के अंदर हमारे पास हो सकता है टू कोऑर्डिनेट्स हो x एंड y, लेकिन p x ऑफ i के अंदर हो सकता है वो हमारी 3D इमेज हो, उसके अंदर x y z एक्सिस भी ऐड हो जाए। सो उसके क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। सो उससे लाजमी नहीं है कि x ऑफ i इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ x ऑफ i जो है वो हमारे पास बराबर आ जाए। उसके अंदर होगा क्या, फॉर्मली उसको कैलकुलेट करने के बाद हम नियर अबाउट उसको बोल सकते हैं कि वो एस्टिमेशन उसका लगाने के लिए कि नियर अबाउट जो है वो जाके हमारे पास मे बी इक्वल हो जाए। पीछे जो अब हम बात कर रहे थे प्रोजेक्शन इक्वेशन की, x ऑफ i इज इक्वल टू p ऑफ i x। p ऑफ i x और p x ऑफ i का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर चेंजेस किस चीज़ की आई हैं। वहां पर था p ऑफ i x, ये प्रोजेक्शन इक्वेशन है। प्रोजेक्शन इक्वेशन कह रही है कि आपके पास जो प्रोजेक्शन आ रही है उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, मीन 3D है या 2D है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ x के ऊपर, x वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, तो इस वजह से इन दो के अंदर इसको कैलकुलेट किए बगैर हम कभी भी नहीं बता सकते कि हमारे पास 3D और 2D जो है वो आपस में बराबर हो सकती है उनकी प्रोजेक्शन के नहीं। सो एस्टिमेटिंग p के लिए हमारे पास डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम होता है। डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम कहता क्या है कि x ऑफ i इज इक्वल टू p ऑफ x i इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग होमोजीनियस वेक्टर। लाजमी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस वेक्टर होना चाहिए। होमोजीनियस वेक्टर का मतलब क्या है, अगर 3 क्रॉस 3 का वेक्टर है तो 3 क्रॉस 3 ही होना चाहिए दोनों। x ऑफ i और p x ऑफ i दोनों 3 क्रॉस 3 के होंगे, तब उनको हम कर सकते हैं सॉल्व। 4 क्रॉस 4 के होंगे तब सॉल्व कर सकते हैं। मींस होमोजीनियस के लिए वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स बराबर होने चाहिए। सो p x ऑफ i एंड x ऑफ i नीड ओनली बी इन सेम डायरेक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल। समझ आ रही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, बराबर होना लाजमी नहीं है। सेम डायरेक्शन बराबर होना का मतलब क्या है कि x है तो लाजमी नहीं कि x की जगह x स्क्वायर नहीं आ सकता। यहाँ जैसे x है और यहाँ लैम्डा x है, तो दोनों कोई मसला नहीं, बराबर तो नहीं है लेकिन सेम डायरेक्शन तो है ना। मींस एक कोऑर्डिनेट है, दो आपके पास जो है वो 2 रोज आ रही हैं और 1 कॉलम आ रहा है, तो यहाँ भी आपके पास 2 रोज और 1 कॉलम ही आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है, आपके पास डायरेक्शन सेम है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ लैम्डा आ रहा है, इक्वल नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम। So we can specify same directionality by using a cross product formulation. So इससे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें कभी इसकी डायरेक्शन को चेक करना हो या सेम डायरेक्शनलिटी को हमें चेक करना हो, तो हम करते क्या हैं, उसका हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसको हम ये किसके अंदर आ जाता है, एस्टिमेशन ऑफ p, ये हमने डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किया। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने